हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त है, जबरदस्त है। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट आई ई एन आई एफ एस फॉर योर पेपर जे ए आई आई बी पेपर नंबर 1, जहां मॉड्यूल ए में यूनिट 7 करने वाले हैं आज। दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वैसे तो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पर्टिकुलरली लास्ट सेशन में बात करके आए हैं, जो कंपैरेटिवली एक शॉर्टर चैप्टर था, बट आज अगेन हम लगभग आधा घंटा लगाएंगे और अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों को ही पढ़ेंगे। मेजरली हम एलपी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जी जो कि ग्लोबलाइजेशन है इसके बारे में हम बातचीत ऑलरेडी कर आए। ठीक है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वैसे तो 18वीं सदी से चल रहे हैं ना, शताब्दी से चल रहे हैं, 18th सेंचुरी से चल रहे हैं। बट हमारी कंट्री में 1991, 1992, 1991, 1992 में आए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ जैसे इससे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है अ डिक्लाइनिंग रोल फ्रॉम द स्टेट। खाली अपनी कंट्री से नहीं रहते हैं, यस, या फिर खाली सरकार, ओनली गवर्नमेंट अलाइन नहीं रहते हैं, सेंटर पे बात नहीं कर रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर को भी हम एंट्री पॉइंट दे रहे हैं, नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट थ्रू ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। प्राइवेट सेक्टर जब पर्टिकुलरली बोल रही हूँ तो मैं प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही हूँ। यस। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, डीरेगुलेट कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी इस समय लॉ के अंतर्गत कोई रेगुलेशन लगी हुई है कि भाई ऐसे ये काम तो है सरकार ही करेगी, प्राइवेट वाले आ ही नहीं सकते, उसको डीरेगुलेट करके प्राइवेट वालों को ला दिया गया है। तो आज सिर्फ 3 ही सेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है, बाकी और कोई नहीं करता है, जो कि इसमें आता है आपका डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। या और रेलवेज भी। ठीक है। डिफेंस, न्यूक्लियर एंड डिफेंस, सॉरी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे, ये 3 आज भी हमारी सरकार के पास है। बट बाकी सारे सेक्टर्स आज हमारे पास इंडी प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट बिजनेसेस के पास आ गए हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं डीरेगुलेट कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा टाइम जहाँ श्रिंक कर रहे हैं द साइज ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव द डिस्टॉर्शन कॉज बाय रेगुलेशन। रेगुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें हटाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है। rather than न्यू और एनहांस रेगुलेशन, अब रूल्स तो इसके लिए भी लाने पड़ेंगे, तो नए रूल्स रेगुलेशन लाए जाएंगे या गवर्नमेंट के कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्स लाए जाएंगे जिससे जो डिस्टोर्शन कॉज हुई है उसे हटाया जा सके, उसे एलिवेट किया जा सके, चीजों को बेटर किया जा सके, ताकि जो मार्केट फेलियर इस समय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे हम बेटर कंडीशन में आ पाए। अगर मैं हिस्टोरिकली बोलूं तो एक ऐसा रिफॉर्म रिफॉर्म एक ऐसा प्रोसेस है that has been that has seen the pursuit of market oriented policy। जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं। तो 1991 में हम ग्लोबल हो रहे थे, 2014 में वी स्टार्टेड, 2014 16 है ना, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हम डी ग्लोबलाइजेशन की ओर कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। क्यों वो चेंजेस क्यों ला रहे हैं अपनी पॉलिसी से, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है। फोकस किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे, ताकि मार्केट में कंपटीशन आए, थोड़ा मोमेंटम आए, खाली लोग इसी बात पे ना डिपेंडेंट रहे कि हमारी प्रमोशन तो हो ही जाएगी। ठीक है। तो एक ओवरव्यू दूं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा क्या होता है, एक्सपैंड करना है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस में अपना हिस्सा दे सके, अपना पार्टिसिपेशन दे पाए। ठीक है। तो 1980 से बात करूं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ओके। इंडिया ने नंबर ऑफ चेंजेस देखे हैं, बट ये 2 मेजर कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। तो 1980s इन्फ्लुएंस किससे हुई थी, बाय द रिनाउंड वॉशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्राइन। अब यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो चेंजेस 1980s में हुए थे, काफी लिमिटेड डीरेगुलेशन हुई थी, है ना, एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन बोल सकते हैं। बट अल्टीमेटली इट इज इन अर्ली 1990, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 1991 92
यहाँ पर बेसिकली एलपीजी एक्चुअली में आया, जहाँ पे इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर को भी एक ब्रॉडर स्कोप मिला। करेक्ट। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जैसे कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम मॉड्यूल बी में ज्यादा बातें करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं। जैसे एक होते हैं पैसे आ रहे हैं, एक होते हैं पैसे जा रहे हैं। लेट्स से 100 रुपए आए और 120 रुपए चले गए, तो आप तो 20 रुपए नेगेटिव में हो गए ना, है ना। ऐसे ही ये सरकार कमा रही है, ये सरकार खर्चा कर रही है, तो आप एडवर्स बोले तो एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पर हुए। बैलेंस, इस समय जो आपके पास पैसा है वो अभी भी देने वाला है और है नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम थी, ये दिस वाज अ सिनेरियो, दैट इज व्हाई 1991 में हमें एलपीजी का सहारा लेना पड़ा। पब्लिक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ओके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम हो गए थे, बाहर से पैसे लेने के लिए भी, पैसे सामान लेने के लिए हमारे पास फॉरेन कंट्री करेंसी होनी चाहिए ना। सरकार के पास बहुत कर्जा हो गया था, इन्फ्लेशन का प्रेशर हो रहा था, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से आ रहा था स्ट्रिंजेंट कंडीशन कि भाई हम तुम्हें फर्दर लोन तभी देंगे जब तुम ये पॉलिसी अपने पास लेकर आओगी, लेट्स गो ग्लोबल। ये रीजंस है, इजी है, अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आप कर पाएंगे, तो इसे 1 से 2 बार रीड जरूर लगाएंगे कि आधे नंबर का भी अगर क्वेश्चन आता है क्यों छोड़ना है। ठीक बात है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? पहले हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हुआ, है ना। अल्टीमेटली हमारा एजेंडा यही था कि हम इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रहे थे। ओके। इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे। तो जो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इट रेफर्स टू न्यू लिबरल पॉलिसीज पुट इन प्लेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यू लिबरल पॉलिसी किसे बोल रहे हैं, तो न्यू लिबरल पॉलिसी बोला जा रहा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। इसको बोला जा रहा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। क्या बोला जा रहा है गाइस? न्यू न्यू लिबरल पॉलिसी। दोनों ही बातों से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये सब बातें मैं लिखती इसलिए हूँ ताकि जब आप नोट्स डाउनलोड करें तो यू नो दैट दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू रेफर टू व्हेन यू रिवाइज। Okay, so you can join CN Madisha Dua Telegram group so that you are able to have a hands on these नोट्स एज वेल। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज कॉमनली नोन एज एलपीजी। ठीक। अब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रियल सेक्टर हुआ। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण या बहुत ज्यादा हमारे पे कर्जा हो गया था, उस वजह से हमें ये चेंजेस करने पड़े। पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमें दिखा 1980 में, देयरफॉर एलपीजी हैड टू कम। लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब जब हम कम स्ट्रिक्ट हो गए तो हमारी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज को हमें लिबरल करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग आ पाए और ट्रांजैक्शन कर पाए। बाहर के लोग के लिए हम ओपन हो गए, ग्लोबल हो गए। प्राइवेटाइजेशन में पहले जो खाली सरकार, गवर्नमेंट का पुअर परफॉर्मेंस रहा ना, खाली खाली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इसमें सरकार ही काम कर सकती थी, गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी, प्राइवेट प्लेयर्स आ ही नहीं सकते थे। बट देन things got open and there are only 3 now sectors that are strictly in the hands of सरकार, गवर्नमेंट। बाकी सारे जो है आज प्राइवेट प्लेयर्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या है? एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे हम रेगुलेशंस को जो ट्रेड में लगी हुई थी उन्हें रिलैक्स कर, कम स्ट्रिंजेंट करने हैं, बेसिकली स्ट्रिक्टनेस कम कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा ट्रेड फेवर कर पाए। तो इकोनॉमिक फ्रंटियर हमने ओपन कर दिया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनी आ पाई। सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एनफोर्स हुए जब लिबरलाइजेशन आया ताकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी बेटर हो पाए। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, उस समय लाइसेंस राज हुआ करता था, वो हट पाया, और इंपोर्ट में भी लिबर्टी लगी क्योंकि अब हम कम स्ट्रिक्ट हो गए, लिबरल हो गए। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर पे अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे मैंने आपको बताया
है ना, वाइल लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसे आज सिर्फ 3 ही इंडस्ट्री हैं जो आज भी पब्लिक के पास ही है, मतलब सरकार के पास ही है, जो कि है रेलवेज, डिफेंस एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यू कैन आल्सो टेक अ नोट ऑफ इट। डिफेंस, atomic and nuclear energy, and railways। ओके, तो जब प्राइवेटाइजेशन आया इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म, तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन पार्टिसिपेशन आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ गया, हेल्दी कंपटीशन होने लगा इंडियन गुड्स और सर्विसेज के बीच। फिर ग्लोबलाइजेशन पे तो मैं एक पूरा चैप्टर पढ़कर आया है, ठीक बात है ना। तो अगर मैं ग्लोबलाइजेशन बोल रही हूँ तो आज हम ग्लोबल इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं खाली आज हम खाली अपने देश पे ही डिपेंडेंट थे, व्हाई नॉट जो हमारे पास है वो भारत भेजे, और जो उनके पास बाहर वालों के पास है उसे हम इंडिया में भी लेकर आ पाए। अगेन इससे भी एफडीआई और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। ड्यू टू वेरियस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इंडिया ने फॉरेन कैपिटल भी अट्रैक्ट किया, टेक्नोलॉजी भी, और डोमेस्टिक कैपेसिटी भी बूस्ट हो पाई। बिकॉज अगर आज हम कुछ बना पा रहे हैं तो खाली इंडिया में क्यों कंज्यूम करना है, इसको बाहर भी भेजते हैं। बाहर से आ तो रहा है बट बाहर भी भेजने का पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जा रही है। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से अपन ने यहाँ स्टार्ट किया। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की ओर चल दिए। ओके, तीनों पिलर्स को समझा, रियल सेक्टर में कैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, एलपीजी जाना, अब हम फिनेंशियल सेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसे समझ। देखो, एजेंडा क्या है इस रिफॉर्म का, कि एफिशिएंसी बढ़ा सके, हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए, और हमारी जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो पाए। सही बात है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ पाए, हम ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, एजेंडा तो यही है ना। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल रहा या क्या एम रहा, एजेंडा यही रहा कि हम फाइनेंशियल सेक्टर, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बना पाए, ज्यादा कंपेटिटिव बना पाए और ज्यादा स्टेबल बना। 1990 तक बात करती हूँ तो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल थे, ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रेम्पशन था रिसोर्सेज का सरकार द्वारा, एक्सटेंसिव माइक्रो रेगुलेशन था, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे रेगुलेशंस थे, ठीक है, गाइडिंग द बल्क ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स टू एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, और ये सब कुछ लिबरलाइजेशन कमिंग इनटू पिक्चर, एफडीआई कमिंग इनटू पिक्चर, ग्लोबलाइजेशन कमिंग इनटू पिक्चर, प्राइवेटाइजेशन कमिंग इनटू पिक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया। और क्योंकि अब हमने बैंक का रोल ले दिया है तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स देख लेते हैं जो हमें दिखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बनी है, जैसे कि 1985 में हमारे पास चक्रवर्ती कमेटी बनी, ठीक है, वो किस पे बनी, मॉनेटरी पॉलिसी पे। 1991 पे 1991 में नरसिम्हम वन बनी, 1998 में नरसिम्हम टू बनी। नरसिम्हम वन बनी थी फिनेंशियल सेक्टर के लिए, नरसिम्हम टू बनी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए, भैया जो 1991 में बना है उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत। पद्मनाभन कमेटी बनी थी बैंक सुपरविजन के लिए 1996 में। वर्ना कमेटी बनी थी वीक बैंक्स के लिए 1998। आर.एच. खान कमेटी बनी थी ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स 1998। ईयर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, बट जो कमेटी का नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है, और क्यों बनी थी, व्हाट वाज द पर्पस। जैसे नरसिम्हम कमेटी वन बनी थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, टू बनी थी रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के बैंकिंग सेक्टर, है ना। उसी तरीके से चक्रवर्ती कमेटी बनी थी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। आपको यहाँ थोड़ा समय देना पड़ेगा गाइस, व्हेन यू विल रिवाइज यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम हियर रिवाइज करने के लिए, ठीक है। आई एम क्लियर। चलिए, अब क्योंकि नरसिम्हम कमेटी वन और टू इम्पोर्टेंट है तो पहले यहीं से चालू करते हैं। 1992 फरवरी 1992 में हमारे पास फर्स्ट फेज आया था नरसिम्हम कमेटी का, जिसमें फोकस क्या था, वापस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था, मॉनेटरी पॉलिसी चक्रवर्ती कमेटी का था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फोकस था, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम पर
कमेटी बनी, इसलिए हम CFS बोल रहे हैं। और किसके अंडर थी ये? हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर थे M नरसिम्हम जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही अपॉइंट करे गए थे। ओके, एजेंडा क्या था? टू रीबिल्ड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, उनमें प्रॉफिट लेकर आया जा सके। और कमेटी की रिकमेंडेशन पर RBI ने 1992 में एक नई गाइडलाइंस, कुछ नई गाइडलाइंस इशू करी थी, जिसको हम इनकम रिकग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन के नाम से जान रहे हैं, प्लान प्रोविजनिंग। और इसके बारे में PPB में मॉड्यूल B के अंदर बहुत सारी बातें हम कर कर आए हैं, स्पेशली इन चैप्टर्स लाइक NPA 9 यूनिट 28 में बहुत बातें, ठीक है ना। नए स्टैंडर्ड है, फेज मैनर में आया था और एजेंडा दिया गया, अटेंशन दी गई थी क्रेडिट रिस्क पर और रिकवरी मैनेजमेंट। वो पैसे जा रहे हैं भैया, वापस भी चाहिए हमारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो 1992 में हुई थी, वो थी कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म्स। पहले क्या था, बहुत ज्यादा रेट था CRR SLR जो मेंटेन करना होता था बैंक्स, इसको कम किया गया। इट वाज मोर लाइक अ टैक्स दैट वाज इम्प्लीमेंट किया गया था बैंक में, है ना, तो इसको कम किया गया। आज हमारे पास 4-4.5% वाली कहानी चल रही है, ठीक है। डीरेगुलेशन हुआ लेंडिंग रेट्स पर, क्रेडिट डिलीवरी बेटर हो गया। वहां पर DRT बना थ्रू DRT एक्ट 1992। ओके, एंड देन सरफेसी आल्सो गवर्नमेंट which we have talked about it in PPB यूनिट 29। इन केस यू हैव मिस्ड द चैप्टर PPB का, तो सारा कंटेंट जैसे MyFS का पढ़ना है, ऐसे PPB का भी चैनल पर ही अवेलेबल है। सुपरवाइजरी सिस्टम बेटर हुआ। और तो अब हमारे पास सुपटेक आ गया, जो कि यूनिट 50 मॉड्यूल C में हम अभी PPB पढ़कर आए हैं। नए प्राइवेट बैंक्स आ गए, मर्जर्स और अमालगमेशन हुए, जो सही बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उन्हें बंद भी किया गया, ठीक है, किसी और के साथ जोड़ा भी गया। सेकेंड फेज में नरसिम्हम कमेटी 2 आई, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास पॉलिसीज थी रिफॉर्म, उनको रिव्यू करने के लिए बनी थी, है ना। रिव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए बनी थी नरसिम्हम कमेटी 2। 1998 में आई थी, 1998 में। ओके, तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया। अगेन यहाँ पे भी चेयरमैन M नरसिम्हम जी थे। एजेंडा था रिव्यू करना था कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पे प्रोग्रेस किया है भाई, एंड चार्ट आउट अ प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो कि और जरूरी है अपने इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड मेक इट इंटरनेशनल, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स, ब्रांच लाइसेंसिंग डीरेगुलेट हो गई, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आ गए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गया, और यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी की बात हुई। ये सब इम्पोर्टेंट है, बट एक दो बार रीड करने से हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा, यहाँ पे रट्टा लगाने जैसी कोई बात नहीं है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हमारे को बैंकिंग रिफॉर्म्स में दिखे, जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो फेज मैनर में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल बैंक अडॉप्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, वो हम भी अडॉप्ट करने लगे, ताकि रिस्क कम हो बैंकिंग सिस्टम में। और बेसल 2 अडॉप्ट किया गया है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं जो आज माइलस्टोन्स की तरह काम कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू नरसिम्हम कमेटी 2 1998 के अंदर, ठीक। अब फोकस एरिया क्या है भैया? प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं, उन पे फोकस किया गया। कैपिटल एडिक्वेसी की बात किया, इतना ज्यादा CRR SLR हुआ करते उसे कम किया गया, और ऑपरेशंस को भी डाइवर्सिफाई किया गया। ओके, अब बात करते हैं सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स के बारे में। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स सुपरवाइज कौन कर रहा है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन से अथॉरिटीज लाइक RBI और सुपरवाइजिंग, राइट। इस हम सुपटेक में बात करके आए हैं, मॉड्यूल C यूनिट 50। तो अगर रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली बात की जाए, एजेंडा यही है कि बैंकिंग सेक्टर को बेटर किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। तो सबसे पहले बना एक फिनेंशियल सुपरविजन के लिए बोर्ड, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जो कि एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ये सारे बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ये NBFCs के लिए भी। और यहाँ पे हुआ कैमल्स इम्प्लीमेंट। व्हाट इज कैमल्स? कैपिटल एडिक्वेसी, असेट क्वालिटी, हम NPA नहीं करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट, अर्निंग एंड लिक्विडिटी, दिस इज हाउ कैमल केम इनटू पिक्चर। एम आई क्लियर गाइस? Okay. Recasting the role of statutory auditors,
इंक्रीज इंटरनल कंट्रोल, भैया इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, बाहर वाले तो अभी करेंगे स्टैट्यूटरी, इंटरनली भी चीजें कहीं पे लूप है ना उसको पता लगाओ, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेकर आओ, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ शेयर होल्डर के लिए इम्पोर्टेंट है ना भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर ने पैसे डाल दिए किसी कंपनी के शेयर में, सही है कि नहीं है, ये भी तो किसी को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गई हमारे पैसे लिए और तुम चल दिए ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड हैविंग लिटिल लिटिल मैंगो जूस, ना भाई कोई देखो हु इज गोइंग टू टेक चार्ज, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स का रोल इम्पोर्टेंट कर दिया गया। और ये भी देखा गया कि डायरेक्टर्स फिट है कि नहीं, और इसके बारे में और बातें करेंगे जब बीआरबीएल में आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे मेरे साथ, CAIIB में। ठीक, अब बात करते हैं कंपटीशन रिफॉर्म्स के बारे में। रिफॉर्म से पहले के बारे में बात करें तो बैंक काफी अनकम्पिटिटिव थे, क्योंकि खाली सरकारी थे, इन प्राइवेट सेक्टर तो आया नहीं था, का ज्यादा कंट्रोल था सरकार का, प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर बैंक्स को इतना एक्सेस ही नहीं था। अब जब LPG हुआ, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तो बढ़ी ही, ठीक है, बट पब्लिक ओनरशिप बैंक्स में कम हो गई। Okay, through reform measures that allowed them to obtain capital from the stock market up to 49% of the paid up capital. मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, बट ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, फॉरेन बैंक्स भी आ गए, ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर एंट्री ऑफ इंडियन प्राइवेट बैंक्स, foreign and joint venture banks, insurance companies, permission for foreign investment in financial sectors, ये सब FDI के थ्रू आने लगे। FDI के बारे में बातें और कर रहे होंगे आप महेश सर के साथ डिटेल में इन मॉड्यूल C एंड इन मॉड्यूल D। ठीक है, मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट एडमिनिस्ट्रेशन था वो हट गया, SLR CRR के रेट कम हो गए, ठीक है, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स थे वो डिसकंटिन्यू होने लगे, मार्केट डिटरमाइंड जो फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से कहीं ना कहीं उस पर काम किया गया, प्योर इंटर बैंक कॉल मार्केट मनी आई, इम्प्लीमेंटेशन हुआ ऑप्शन बेस्ड रेपोज, रिवर्स, सब कुछ चेंजेस हमें मार्केट रिफॉर्म में दिखे, और मार्केट रिफॉर्म पे तो पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है मॉड्यूल D के अंदर। ठीक है, बट अभी क्योंकि हम LPG के एंगल से पढ़ रहे हैं, यस पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रियम्पशंस में रिडक्शन हुआ, जो कि रिजर्व रिक्वायरमेंट के बैंक द्वारा CRR के थ्रू, SLR के थ्रू, या वेरियस पॉइंटर्स में जहाँ पैसे रोक के रख रहे थे बैंक, जो पैसा यूटिलाइज होके उससे पैसा नहीं कमा पा रहा था बैंक, करेक्ट, यहाँ पे प्योर इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट या ऑक्शन बेस्ड रेपोज, रिवर्स रेपोज, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इन सब पर काम किया गया जब मैं बात कर रही हूँ मनी मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, कहाँ चला गया, a moment guys, yes, now let's go to debt market reforms। क्या हुआ ये, it just happened, yes now, correct, डेट मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आए, इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑक्शन सिस्टम फॉर प्राइस डिस्कवरी, डिमांड सप्लाई से चलाएंगे, सरकार से नहीं चलाएंगे, प्राइस डिस्कवर करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट्स आए गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेजर मार्केट में, FIIs आ गए, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए, और बातें आप मॉड्यूल D में महेश सर के साथ कर रहे होंगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई, डीमैट आ गया, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स का फॉर्मेशन हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी हुआ, ये तो डेफिनेटली हुआ है। इसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर में IRDAI आ गया, थ्रू IRDA दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई, यहाँ पे जैसे भारतीय एक्सा, रिलायंस, एलियंस, ऐसे ऐसे करके कंपनीज बनी ना, जो इंडिया और फॉरेन कंपनी से साथ मिलके ज्वाइंट वेंचर्स कंपनीज क्रिएट करी, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ पाया।
कैपिटल सेक्टर में भी रिफॉर्म हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, रेगुलेशन, ये एक्सपेंशन बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, तो यस फोकस किया गया एजेंडा ये था कि मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ा जा सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया जा सके, नेशनल मार्केट्स के साथ आप इंटीग्रेट कर पाओ, और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उसे प्रिवेंट भी किया जाए। यहाँ पर 1992 के अंदर सेबी बनाया गया, ठीक है। इसका फोकस था रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस लेकर आना, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और जो इंफॉर्मेशन असिमेट्री, जहाँ इंफॉर्मेशन सिमेट्री में नहीं मिल रही है, ये सिमेट्रिकल मिल रही है, उसे एलिमिनेट किया जा सकता, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे काम कम करने पे काम हुआ, और जो स्पेकुलेशन था उसे भी कहीं ना कहीं सट्टा बाजारी में कम किया गया, प्लस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ गई, जिससे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज बढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ा, और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री भी ग्रो होती चली गई। अब क्लियरिंग हाउसेज भी बने, जैसे रोलिंग सेटलमेंट आज T+2 डेज में हो जाता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलने लगा, डेरिवेटिव मार्केट ग्रोथ हुई, ट्रेडिंग बढ़ गई, आईपीओ की ग्रेडिंग आ गई, ठीक है। माइग्रेशन हो गया म्यूचुअल फंड्स का फ्रॉम कमीशन बेस्ड सिस्टम टू फ्री बेस्ड सिस्टम, अब आप इंडिविजुअली भी डायरेक्ट प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग और कितना मार्जिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करूँ इंडिया में, when I talk about the history, India's economy is poor upbringing over decades, especially 1980s, which finally culminated to 1990s economic catastrophe, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम पैसे थे नहीं, हमारे को WTO पैसे नहीं रहा था, हमें पैसे नहीं रहा था, बट on few conditions like LPG. The causes that underline the economic disaster has clearly been outlined by Jagdish Bhagwati. Important. तो 3 कैटेगरीज में फेलियर बताए गए, जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ट्रेड पर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, मतलब सरकार का बहुत टाइट कंट्रोल था जिससे प्राइवेट सेक्टर्स आ ही नहीं पा रहे थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज पर काम नहीं किया जा रहा था, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ढंग से काम नहीं कर रही थी। ये 3 कैटेगरीज मेन फेलियर के कारण थे जो हमें जगदीश भगवती ने बताए। बट जो चेंजेस हमें दिखने को मिले हैं वो इन सब जगह दिखने को मिले हैं, मैक्रो लेवल पर भी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए भी, और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स आए वो भी, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल रिफॉर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो। बट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए हमारे पास फिजिकल आया, टैक्स रिलेटेड आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड आया, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी आया। इसको क्या करेंगे, 2 से 3 बार रीड करेंगे, मुझे लगता है इस बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स क्या हुए बिकॉज ऑफ द फेलियर दैट इज स्टेटेड टू अस बाय जगदीश भागवती। तो ये चेंजेस करने पड़े, और ये चेंजेस हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए भी जरूरत थे, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स के लिए, एंड द कैटेगरीज इंक्लूड। एंड विद दिस वी आर डन, खत्म हुआ ये चैप्टर और यूनिट 7। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यूनिट 8 के साथ। टिल देन माय डियर बैंकर्स, आई विल टेक योर लीव। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Vidusha signing. Bye bye.